हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथ्स। हम इस चैप्टर को रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट होंगे हमारे। और इस वीडियो में हमने 3 चैप्टर लिए हैं, एक साथ में स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन करना। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर में 3x² माइनस का x माइनस का 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और मैं सारे प्रीवियस ईयर ही करा रही हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और तो ये वीडियो एज अ रिवीजन के तौर पे है। आप लोग इसको क्वेश्चन करते समय, मैं जब कर रही हूँ तो आप लोग कोशिश करिए कि मेरे से पहले आप कर लें, ठीक है। एफ एक्स बराबर में 3x² माइनस का x माइनस 4 है, ठीक है। लिखा है शून्यक तथा इसके गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है। तो सबसे पहले शून्यक के लिए करना क्या होता है, शून्यकों के लिए एफ एक्स बराबर में हो जाएगा 0। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, 3x² x माइनस का 4 बराबर में 0 हो गया। अब इसको हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे इसका, तो इसके जब हम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। फैक्टर कैसे किया जाता है, देखो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 12। अब 12 को ऐसी कौन सी डिजिट होगी कि जैसे गुणा करने पे 12 है और माइनस करने पे 1 बचे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस का x है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो जो है हमारा 1 आए। तो घटाने पे 1 आना चाहिए और गुणा करने पे 12 आना चाहिए। तो हम लिखेंगे 4। 4 को 3 से कर रहे हैं तो 4 को 3 से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x² माइनस का 4x, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, जाके ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो 3x, और यहाँ से हम 3x² और ये 3 प्लस का इधर ले लेते हैं, माइनस का 4 इधर भेज देंगे, बराबर 0। तो 3x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर में 0 चल रहा है। अब x प्लस 1 पूरे से कॉमन ले लेंगे, इसमें भी x प्लस 1 है, इसमें भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा 3x माइनस का 4 बराबर में 0। तो x प्लस 1 बराबर में 0, एक ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर -1 हो जाएगा। फिर 3x माइनस 4 बराबर में 0 है तो x बराबर हो जाएगा 4, और ये अपॉन में 3 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 3। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे शून्यक हो जाएंगे। अतः एफ एक्स के शून्यक माइनस का 1 और 4 अपॉन में 3 है। उसके बाद में शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 1 है और प्लस का 4 अपॉन में 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 4 अपॉन में 3, यानी ये हो जाएगा 1/3। अब देखो शून्यकों का योग, ये प्लस का 1 है ना, तो एक यहाँ पे माइनस और एक यहाँ पे माइनस लगा के ये लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा शून्यकों का योग। देखो यहाँ पे प्लस का 1 है। अब हमें जो है शून्यकों के इसके गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। तो देखो माइनस का 1 हम लिख दिए क्योंकि ये प्लस का 1 है। अगर माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, +1 है, तो इसको हमने यहाँ पे एक माइनस लगाया, एक यहाँ पे माइनस लगाया। हम और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है। और माइनस का 1 क्यों किए, ये आइडिया हमें कहाँ से मिला, क्योंकि यहाँ पे इसका गुणांक देखो, जो x का गुणांक क्या होगा, माइनस का 1 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक माइनस लगाया, एक यहाँ पे माइनस लगा के हमने बना दिया है। तो ये हो जाएगा, अब ये माइनस का 1 क्या है, x का गुणांक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x का गुणांक अपॉन में 3 क्या है, x² का गुणांक है, तो 3 क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया, शून्यकों का योग हो जाएगा
शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा हमारा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही हमें रिलेशन निकालना था। इसी तरह अब हम शून्यकों के गुणनफल को निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा हमारा 4/3 था इंटू माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 4/3। अब 4 क्या है? 4 है हमारा अचर पद। माइनस का 4 है ना वो, एक सेकेंड, ये माइनस का 4 है ना हमारा अचर पद, तो हम इसको लिख देंगे ये हमारा अचर पद। पूरा माइनस हमने लिया है क्योंकि माइनस का 4 ही पूरा अचर पद है। अचर पद अपॉन में 3 क्या है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये बराबर किसके? शून्यकों के गुणनफल के बराबर है। ठीक, तो ये हमारी इस तरह से हम रिलेशन निकालते हैं। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस का 3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जिसका हमें मान दिया, जैसे एक शून्य का मान हमें दिया है माइनस का 3, तो हम करेंगे, देखो एफ एक्स बराबर, ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें अब एफ एक्स का एक शून्यक जो है हमारा माइनस का 3 है, तब क्या करेंगे, एक्स की जगह पे माइनस का 3 रख देंगे, यानी ऐसे कर देंगे, और ये हो जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, p माइनस का 1 एक्स, जहाँ x है वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस p x जहाँ पे वहाँ पे माइनस का 3 प्लस 1 बराबर में 0। हमने क्या किया, x की एफ एक्स बराबर 0 रखते थे ना, तो मतलब x की जगह पे हमने माइनस का 3 रख दिया है। जो हमें एक शून्य दिया है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, इससे हम p का मान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 9p-1 प्लस, और ये माइनस का 3 है तो अभी इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, p प्लस 1 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 9p माइनस का 9 प्लस फिर ये माइनस का 3 और ये p रहेगा प्लस 1 बराबर में 0। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 9p माइनस 9 माइनस का 3p प्लस 1 बराबर में 0। अब 9p 3p मतलब 6p, और ये 9 में से 1 गया तो बचेगा 8p माइनस का 8 बराबर में 0। तो p बराबर हो जाएगा प्लस का 8 और ये अपॉन में नीचे जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये 3। तो p की वैल्यू आ गई हमारी, p की वैल्यू 4/3। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर में कुछ हमारी कंडीशन होती है जिनके आधार पर हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक इक्वेशन हमें दे दी गई होगी, उसमें से हम a1 निकालेंगे, a2 और b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2, मतलब एक हमें इक्वेशन ऐसी दी गई होगी, ax प्लस b y प्लस सी बराबर में 0, ऐसी इक्वेशन दी गई होंगी। तो इसमें a1 b1 c1 मान लेंगे ऐसे। ठीक, तो ऐसी इक्वेशन मतलब a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर में 0, तो ऐसी इक्वेशन दी होंगी, उससे हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल के कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आया तो क्या वो जो समीकरण होंगे उसके बारे में दिया गया होगा कि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी और अद्वितीय हल होता है और युग्म संगत होता है। और हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2, मतलब a1/a2 b1/b2 बराबर है लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर होती हैं, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है और युग्म असंगत होते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन है हमारी, यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर है तीनों, तो रेखाएं संपाती होती हैं, इनके अनेक हल होते हैं और उसके बाद में युग्म संगत होता है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो और ये चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारा एक इक्वेशन है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x-3y बराबर में 8 4x-6y बराबर में 9 है, संगत है या असंगत। ये हमें पूछा गया है, देखो क्वेश्चन में ही पूछ लिया गया कि संगत है या असंगत। ये तो हमारी इक्वेशन है।
तो हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे सबसे पहले हमें दिया हुआ है तो हम A1 B1 C1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। 3y और ये बराबर में 8 है तो 8 प्लस का है, इसको हम इधर ले आएंगे बराबर में 0। इसी तरह इसको कर लेंगे 4x माइनस 6y माइनस का 9 बराबर में 0। अब देखो ये A1 B1 C1 ये ऐसे नहीं लग रहा है, ये x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0 वाली इक्वेशन दी गई है हमें, तो हम इससे निकालेंगे A1 बराबर क्या हो जाएगा 2, B1 बराबर हो जाएगा -3, C1 बराबर हो जाएगा -8। इसी तरह इससे निकालेंगे A2 हो जाएगा 4, B2 हो जाएगा -6 और C2 हो जाएगा -9। अब देखो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 रख के देखते हैं। A1 कितना है 2, A2 कितना है 4 और B1 इसको यहाँ पे कॉमन लगा लेते पहले, क्योंकि देख रहे हैं ना अभी बराबर होगा या नहीं होगा। फिर B1 अपॉन B2 -3 अपॉन में -6, माइनस माइनस कट, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 मतलब 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। अब C1 अपॉन C2 को देखना है तो C1 कितना हो जाएगा, -8 है और C2 कितना है -9, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 8/9। तो मतलब क्या ये दोनों बराबर आए लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। अब हमारी कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, अब हमारी कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तुम लोग क्या, दो रेखाएं समांतर होंगी, लेकिन जो हमसे पूछा गया है हम वो बताएंगे। समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, युग्म असंगत है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया, युग्म असंगत है। तो यहाँ पे लिख देंगे A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। अतः रैखिक, जो हमें दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, क्योंकि हमें कंडीशन में दिया गया था रैखिक समीकरण युग्म का कोई कोई हल नहीं है, अतः यह असंगत है, अतः यह असंगत है। ठीक है, तो देखा कंडीशन हमारी कितनी हेल्पफुल होती है, मतलब कंडीशन अगर हमें पता है तो हम बता सकते हैं कि संगत है या असंगत। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर में 1 और 3x माइनस 5y बराबर में 7 का एक अद्वितीय हल है। अभी अद्वितीय हल हमें बताया गया है, इसकी कंडीशन क्या थी, अगर हमारा अद्वितीय हल है तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 के नहीं होता है, तब हमारा ये होता है कि का एक अद्वितीय हल है। तो हम क्या करेंगे सर, सिंपली हमें इससे A1 निकाल लेंगे। A1 कितना है हमारा, यहाँ से 2 है, A2 हमारा B1 निकाल लेते हैं, B1 कितना है हमारा यहाँ पे K है, और C1 हमारा यहाँ पे ये इधर चला जाएगा तो यानी -1 है। इसी तरह अब हम A2 निकाल लेंगे, कितना है हमारा 3 है, B2 है हमारा -5, C2 है हमारा 7। ठीक, अब हम कंडीशन में रख देते हैं, A1 की वैल्यू क्या है 2, A2 की वैल्यू क्या है 3, B1 की वैल्यू क्या है हमारी K और B2 की वैल्यू क्या है हमारी -5। अब हमें C1 और C2 निकाल लिया हमने, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो है जो एक कंडीशन दी गई है कि का एक अद्वितीय हल है, इससे हमें पता चल गया कि हमारी जो कंडीशन थी A1 अपन A2 B1 अपन B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमें C की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली इससे हम K की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये इधर चला जाएगा तो -10 हो जाएगा अपॉन में 3 बराबर में डज नॉट इक्वल टू K। तो K की वैल्यू के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक होंगे, मतलब क्या अनेक रूप से हल होंगे, इसके अनेक अनेक हल होंगे लिखना चाहिए, हल होंगे। ठीक, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और क्वेश्चन में के की वैल्यू पूछी गई और हमें ये बताया गया कि के अनेक हल होंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, क्या के किस मान के लिए समय निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म। तो क्वेश्चन हमारा ये था, इक्वेशन हमें ये दी गई है और इनसे हमें के का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, के एक्स है तो एक साइड में के की वैल्यू करते हैं सबसे पहले, तो के एक्स दिया ही हुआ है, के एक्स प्लस 3y माइनस
ये के प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का के हो जाएगा, और ये माइनस का 3 तो इधर आएगा प्लस का 3, ये बराबर हो गया 0। उसके बाद में के एक्स प्लस 3y माइनस के प्लस 3 बराबर में 0। इसको चाहे ब्रैकेट में कर लें या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। इसी तरह इसको ले लेंगे तो ये 12x, मतलब x और y के टर्म में हमें इक्वेशन लिखनी थी, क्योंकि हमें a1 a2 की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसी इस कंडीशन में होना चाहिए a1 b1 y प्लस c1 बराबर में 0। तो x और y यहाँ पे होना चाहिए, बाकी की वैल्यू को हम c मान लेंगे। तो 12x है प्लस के वाई माइनस का के बराबर में 0। इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया। अब यहाँ से a1 की वैल्यू क्या है हमारी, के है, b1 की वैल्यू क्या है हमारी 3 है, और c1 की वैल्यू क्या होगी हमारी माइनस का के प्लस 3। और इसी तरह अब b1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। पहले a2 की वैल्यू क्या है हमारी 12, b2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी के, c2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से माइनस का के, ठीक। अब हम मान ज्ञात करते हैं। अपरिमित अनेक हल होने के लिए हमारी कंडीशन होती है a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन b2 बराबर में c1 अपॉन c2, मतलब ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। लास्ट वाली कंडीशन है हमारी, ठीक है। अब हम a1 की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं k अपॉन में a2 यानी 12, फिर b1 3 b2 k, फिर इसी तरह c1 माइनस का k प्लस 3, और ये हो जाएगा माइनस का के, ठीक। उसके बाद में अब हम सबसे पहले क्या लेंगे a1 a2 b1 b2 को एक साथ ले लेते हैं, इन दोनों को एक साथ लेते हैं पहले तो 12 3 अपॉन में के, तो के स्क्वायर बराबर में 12 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 36, यानी के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6, ठीक। मतलब के के 2 मान निकल आए। इसी तरह अब इसको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में के बराबर में माइनस का के प्लस 3, ये माइनस का के, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 3 के, और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी माइनस का के स्क्वायर फिर माइनस प्लस का 3 के, तो ये 3 के है इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 के, ठीक। ये हो जाएगा माइनस का के स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक के कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से फिर 6, तो के कितने मान आए हैं, अतः के मान प्लस माइनस 6 और 6, ठीक। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब एक और टाइप का हमारा क्वेश्चन आता है इसी चैप्टर में, जिसको समझने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे जब पानी का फ्लो, जैसे पानी ये बह रहा है और उस पे एक कोई नाव है, ठीक है। जब पानी ऐसे ऐसे बह रहा है तो पानी की दिशा मान लो ये है, और जो नाव चल रही है, नाव भी इसी डायरेक्शन में अगर चलती है, ठीक है, अगर इसी डायरेक्शन में चल रही है ऐसे ही, ठीक है, अगर इसी डायरेक्शन में चल रही है तो नाव की चाल हो जाएगी x, और इसकी चाल हमने मान ली y, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई, अगर सेम डायरेक्शन में है, मतलब नाव भी इसी डायरेक्शन में चल रही है और पानी की जो धारा होगी वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही होगी, तो क्या होगी इसकी चाल x, इसकी चाल x हमने मान ली, इसकी चाल हमने y मान ली, तो धारा की चाल क्या, तो जो दोनों की चाल क्या होगी x प्लस वाई, मतलब दिशा के अनुकूल अगर हमारी हम बात होगी तो दिशा के अनुकूल हमारी चाल कितनी होगी x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में अगर प्रतिकूल की बात होगी तो प्रतिकूल का मतलब ये होगा कि विपरीत, मतलब ऐसे हमारी जो है धारा ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और नाव हमें इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है। नाव अगर हम इधर की डायरेक्शन में लेके जाएंगे, मतलब इधर अगर जा रहे हैं लेके, और धारा हमारी इधर है अपोजिट, तो प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी x माइनस वाई। सिंपली बस इतना हमें याद रखना है कि अगर सेम दिशा में होगी
मतलब अनुकूल की बात होगी अगर हमें धारा के अनुकूल, तो मतलब x प्लस वाई। अगर प्रतिकूल की बात हो रही होगी मतलब विपरीत यानी अपोजिट जा रहे होंगे, एक की दिशा ये होगी तो दूसरे की दिशा ये होगी, इधर इधर को मतलब ऐसे जा रहे होंगे, ठीक है। तो अपोजिट हो जाएगी प्रतिकूल, तो ये चाल हो जाएगी x माइनस वाई, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन में करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है, तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब क्या है, धारा की अगर दिशा में ही वो तैर रही है तो वो 20 किलोमीटर तक तैर लेगी, लेकिन अगर धारा ऐसे है और वो उल्टा तैर मतलब उल्टी दिशा में तैर रही है तो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो कितना उल्टा, अगर जो है वो प्रतिकूल जो है 2 घंटे में, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसके तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सिंपली क्या करेंगे, माना स्थिर जल में उसके तैरने की चाल, उसके तैरने की चाल x किलोमीटर पर आर है, ठीक। इसी तरह तथा धारा की दिशा में, धारा की चाल, सॉरी, धारा की चाल, स्थिर जल में ही बात हो रही, धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो चाल कितनी, चाल हमारी क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ठीक है। अब धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल क्या होगी हमारी, x प्लस वाई, और धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई, ठीक है, सिंपली। अब हम क्या करेंगे, x माइनस वाई मतलब धारा के प्रतिकूल हमें निकालना है और अनुकूल भी हमें पता है, तो सबसे पहले क्या देगा, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। तो हम धारा के अनुकूल क्या है, x प्लस वाई, मतलब चाल है x प्लस वाई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अनुकूल में 2 घंटे में 20 किलोमीटर, तो दूरी कितनी हो गई, 20 किलोमीटर, और समय कितना है, 2 घंटे, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2x प्लस 2y बराबर में 20, फिर ये हो जाएगा 2 यहाँ से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, 2 कॉमन लिया, x प्लस वाई बराबर में 20, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। तो x प्लस वाई बराबर में 10 आया, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेंगे। इसी तरह चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब हमें प्रतिकूल पता करना है, तो प्रतिकूल क्या होती है, चाल x माइनस वाई, चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है 4 किलोमीटर, समय कितना है 2 घंटे, ठीक। तो 2x माइनस 2y बराबर में 4, फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई बराबर में 4, 2 से कैंसिल होकर 2 बचेगा, तो x माइनस वाई बराबर में 2, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। और समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 10, x माइनस वाई बराबर में 2, जोड़ेंगे तो ये सिंपली 2x बराबर में 12, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6 यहाँ से, फिर x का मान, x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा x प्लस, x की वैल्यू कितनी हमारी 6 प्लस y बराबर में 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक। तो स्थिर जल में हमने स्थिर जल में उसके तैरने की चाल कितनी मानी थी x, तो x की वैल्यू कितनी आई 6, तो ये हो जाएगा, अतः स्थिर जल में, मतलब सिंपली इसी की जगह पे x की जगह पे 6 लिख देंगे कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो अतः स्थिर जल में उसके तैरने की चाल 6 किलोमीटर पर आवर तथा धारा
की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर में 0 के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमें बता रखा है कि मूल वास्तविक और बराबर है तो इनकी कंडीशन होती है कि एक हमारा होता है विविक्त कर। तो मैं पहले क्वेश्चन करती हूँ। सबसे पहले 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर में 0। ठीक है, तो इसको हमारी एक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 से कंपेयर कर लेंगे हम। से कंपेयर करने पर मतलब तुलना करने पर तो हमारा क्या a की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 2, b की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी k, c की वैल्यू आ रही है हमारी 3। ठीक, अब हम जब बता रखा है कि दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो हमारा एक होता है विविक्त कर्म। तो एक हम होता है हमारा विविक्त कर्म, विविक्त कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये होता है b² माइनस का 4ac, ये हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पहले समझाती हूँ। विविक्त कर जिसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 एक इक्वेशन दी है। इसका जो है b² माइनस का 4ac ये होता है विविक्त कर कहलाता है इसका। ठीक है, यदि डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी जो है अगर हमारा 0 से छोटा है, मतलब 0 जो है वो बड़ा है तो क्या है, तो द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल नहीं होगा। मतलब जो हमारा विविक्त कर है वो अगर 0 से छोटा आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगर जो है डी बड़ा है 0 से तो क्या हो जाएगा, तो वो वास्तविक, तो द्विघात समीकरण का वास्तविक और भिन्न भिन्न मूल होंगे। ठीक है, और डी बराबर 0, अगर डी जो है 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल समान होते हैं, तब डी बराबर b² माइनस का 4ac, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो हमने ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0 इससे कंपेयर करके a और b और c की वैल्यू निकाल ली है। अब इसका फॉर्मूला हमने लग दिया d बराबर b² माइनस का 4ac। अब b की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, और इसमें बता रखा है दोनों मूल वास्तविक और बराबर होंगे, मतलब ये जो है d बराबर हो जाएगा वो 0 के, तो b² माइनस का 4ac बराबर हो जाएगा 0 के। b की वैल्यू क्या है k² और -4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3, तो k² बराबर में हो जाएगा 8 इंटू 3, ये बराबर में 0 चल रहा है तो k² माइनस का 24 बराबर में 0, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +-2 रूट के अंदर 6। ठीक, अब b² माइनस का 4ac बराबर में 0 क्यों लिए, क्योंकि हमें बता रखा है कि दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो दोनों मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो b² माइनस का 4ac वो 0 के बराबर हो जाता है। इससे हम k की वैल्यू निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे समीकरण x माइनस का 1/3 बराबर में 3, x माइनस 1/x बराबर में 3 और x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x जो है 0 के बराबर में नहीं है, के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम सिंपली इसके मूल हमें निकालने हैं। तो x माइनस का 1/x बराबर में 3 है, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 1/x बराबर में 3, तो x² माइनस का 1 बराबर में 3x, इसको सिंपली और इधर ले आएंगे इसको, तो x² माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर में 0 हो गया। अब हमें इसके मूल निकालने हैं, तो सिंपली विविक्त कर यानी d बराबर क्या होता है हमारा b² माइनस का 4ac। b कितना है हमारा, यहाँ से हम a बराबर कितना है 1, b माइनस का 3 है, c कितना है माइनस का 1, सिंपली b का मान कितना है 3 का स्क्वायर हो गया -4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -1, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 4 और ये हो जाएगा 9, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक, जब डी की वैल्यू 5 आई है हमारी, ये प्लस हो गया तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, तो डी की वैल्यू अगर हमारी 13 आई है तो ये 13 जो है वो किससे 0 से बड़ा है, मतलब डी की वैल्यू जो है बड़ी आई है 0 से, तो ये इसके मूल क्या होंगे, तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, अतः मूल वास्तविक
और भिन्न होंगी, भिन्न है और भिन्न है। ठीक, जैसा कि हमने कंडीशन में बताया था, अगर जो है डी बड़ा है तो द्विघात समीकरण का वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। वास्तविक और भिन्न है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है हमारा श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकालेंगे। x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो b की वैल्यू क्या थी हमारी, b की वैल्यू आई थी माइनस का 3, तो ये हो जाएगी माइनस माइनस का 3 प्लस माइनस, ये माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना था हमारा 1 था और c कितना था हमारा माइनस का 1 अपॉन में 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9 माइनस का प्लस का 4 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 13 अपॉन में 2। तो अतः समीकरण के मूल होंगे, अतः समीकरण के मूल 3 प्लस माइनस रूट के अंदर 13 अपॉन में 2 है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 बराबर में 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये 2018 में पूछा गया है, फिर 20 में पूछा गया, फिर 22 में। तो देखो 18 से पूछा गया, फिर 19 में नहीं पूछा गया, 20 में पूछा गया, 21 में नहीं पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में नहीं पूछा गया, हो सकता है 24 में पूछ लिया जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 2-2 साल के गैप में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 बराबर में 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो सिंपली पहले इसके मूल निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 बराबर में 0 है। एक्स स्क्वायर सिंपली फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा। आप देखो 4 को 3 से गुणा करने पर 12 होता है, 4 को 3 में जोड़ने पर 7 होता है, तो जोड़ने पे 7 आना चाहिए हमारा, क्योंकि जो है ये प्लस का है। तो जोड़ने पे हमारा प्लस करने पे 7 आना चाहिए और जो है गुणा करने पे 12 आना चाहिए। तो 4 प्लस 3 प्लस एक्स बगल में रहेगा इसके प्लस 12 बराबर में 0। इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 12 बराबर में 0। तो x कॉमन लेंगे, हो जाएगा हमारा x माइनस का 4, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 बराबर में 0। फिर x माइनस 4 पूरे से कॉमन लेंगे, x माइनस 3, एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा x माइनस 4 बराबर में 0, तो x की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह x माइनस 3 बराबर में 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ये हो जाएगा हमारा, ये आगे हमारे मूल। तो अतः मूल कौन कौन से हमारे, अतः अतः मूल 4 और 3 है। अब क्या है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, 1/4। व्युत्क्रम 4 का व्युत्क्रम हो गया 1/4 और 3 का व्युत्क्रम हो गया 1/3। इनका योग करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 7/12। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग आया है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल आया है 7/12। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5 बराबर में 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। मतलब डी हमें निकालना है और फिर उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूलों की प्रकृति वही है, वास्तविक होगा कि भिन्न हो, लोग यही सब बताए गए। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5 बराबर में 0। इससे हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, 4, b की वैल्यू आई हमारी 6, c की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, हम विविक्त कर d बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो अब डी की वैल्यू जैसी आएगी वैसे हमें पता चलेगा कि इसकी प्रकृति क्या है, यानी मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक, तो बी की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पे माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू हमारी 4 है, सी की वैल्यू हमारी 5 है। ये हो जाएगा 36 माइनस का 16 इंटू 5, 36 माइनस का
80, तो ये हो जाएगा माइनस का 44। अब देखो डी जो है वो 0 से छोटा आया है क्योंकि ये निगेटिव है, और के 0 से छोटा क्या होता है, जो निगेटिव है वो 0 से छोटा है, जो पॉजिटिव है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो 0 मतलब डी जो है वो, मतलब डी की वैल्यू क्या है, माइनस का 44, तो डी की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी आई है, तो क्या कहेंगे, ये मूल वास्तविक नहीं है। अतः मूलों की प्रकृति क्या है, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं है। अब क्वेश्चन है हमारा, इसको हमें हल करना है। 1/(x-3), 1/(x+5) बराबर में 1/(6) के मूल ज्ञात करने हैं। सिंपली इसको क्या करेंगे, x-3 एक x+5, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x+5 ये माइनस x-3 बराबर में 1/6 है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, x+5 माइनस का x+3 अपॉन में x-3, एक ब्रैकेट में x+5 बराबर में 1/6, ये माइनस से प्लस कैंसिल, 5 3 8 होता है, तो 8 अपॉन में x-3, x+5 बराबर में 1/6, ये 6 यहाँ पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 8 को यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो x-3 x+5, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48, इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 2x माइनस का 15 माइनस का, मतलब x² + 2x माइनस का 15 प्लस का 48 आएगा इधर, ये माइनस का है तो इधर, इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, x² + 2x, अब ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ के हो जाएगा 63, वो भी माइनस का, बराबर में 0। ठीक, अब इसको फिर इसका फैक्टराइजेशन करेंगे कि गुणा करने पर 63 हो और जोड़ने पे 2, माइनस करने पे 2 होता हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो इसलिए माइनस करने पे 2 आता हो और जोड़ने गुणा करने पे 63 आता हो, तो 9 63 होता है, 9 में से 7 गया, बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 2, x² + 9 - 7 x माइनस का 63 बराबर में 0, x² + 9x माइनस का 7x माइनस का 63 बराबर में 0, तो x² प्लस यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 9 माइनस यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x + 9 बराबर में 0। अब पूरे से x + 9 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 7 बराबर में 0, तो मूल क्या हो जाएंगे, x बराबर में 9 और x बराबर में नहीं, x + 9 बराबर में 0 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 9, फिर x माइनस का 7 बराबर में 0, यानी x की वैल्यू आई है 7, अतः मूल माइनस का 9 और 7 है। ठीक, अब एक क्वेश्चन है हमारा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक, ऐसी कौन सी संख्या होंगी, मतलब योगफल उनका 27 होता हो, तो सिंपली तो माना संख्याएं x और 27 - x होंगी, तभी तो योगफल आया 27, x + x करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक, तो ये और गुणनफल होना चाहिए 182, तो x को एक संख्या हमारी ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, 27 - x बराबर में 182। अब हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे, तो 27x माइनस, देखो एक संख्या ये एक संख्या ये, इसलिए माने कि योगफल इनका 27 दे रखा है, मतलब x + x बराबर में 27 होना चाहिए, तो मतलब ये एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, तभी तो उनका योगफल 27 आएगा। तो अगर एक संख्या ये एक संख्या है, तो एक संख्या अगर हमें निकालनी तो 27 - x, तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या, ये हो संख्या हमारी पहली संख्या, तो एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई। ठीक है, क्योंकि इससे हमें ये लॉजिक मिला है कि हम एक संख्या ये माने एक संख्या ये, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल 27 दिया है, इसलिए हमने x + x बराबर 27, तो एक संख्या बराबर कितना हो जाएगा 27 - x, एक इसको माने एक इसको माने,
इसलिए अब दोनों का गुणनफल करने पे कितना आता है हमारा 182। इसलिए हमने यहाँ पे x माइनस 27 माइनस एक्स बराबर में 182 लिख लिया। उसके बाद में 27 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर में 182। तो इसको उधर लेके जाएं, प्लस माइनस हटाना है तो एक्स स्क्वायर ये उधर जाएगा तो माइनस का 27x और ये इधर है ही तो ये हो जाएगा प्लस का 182 बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि इसकी सारी संख्या इधर आ गई तो ये बराबर में 0 हो गया। अब इसको हम फैक्टराइजेशन फिर से करेंगे तो ये होगा 14 और 13 के रेशियो में निकल के आएगा। तो इसके फैक्टराइजेशन निकलेंगे हमारे, एक आएगा हमारा 6x माइनस 13 और एक आएगा x माइनस 14। ठीक, उसके बाद में क्या करेंगे, ये हमारा कैसे निकल गया, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौक को 52, 13 5 18। ठीक, तो ये 182 तो गुणा करने पे 182 आया। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 2, तो जोड़ने पे 27 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ये चीज़ देखते हैं, ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये चीज़ देखते हैं। तो जोड़ने पे हमारा 27 आना चाहिए और गुणा करने पे 182 आना चाहिए। ठीक, तो यही चीज़ है, इससे हमारे ये फैक्टर निकल के आएंगे। एक्स की वैल्यू x माइनस 13 बराबर में 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई 13, फिर x माइनस 14 बराबर में 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 14। तो मूल निकल के आए हैं हमारे। अब हमें क्या बताना है, हाँ, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो क्या है, गुणनफल कितना, दोनों का गुणनफल निकल के आ रहा है 182 और योगफल कितना निकल के आया 27। ठीक, इससे हमारा प्रूफ होता है। अब हमारी एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। इनके मूल होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो मूलों का योगफल अगर हमें निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है यहीं से ही माइनस का बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी अपॉन ए। जैसे एक क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0 के मूल हैं, मतलब इस समीकरण के ये मूल हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान हमें निकालना है। अब इससे हम पहले तो ए की वैल्यू यहाँ निकल क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करके ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू 2 आएगी, बी की वैल्यू आएगी माइनस का 3, सी की वैल्यू आएगी 4। अब मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है 3 है, माइनस पहले ही लगा है तो माइनस ब्रैकेट में करके लिख लेंगे, और बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकल के आई है 3 अपॉन में 2। इसी तरह मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू क्या है 5 और ए की वैल्यू क्या है 2, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया 5 अपॉन में 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 3/2। ठीक, अब हम इनको इसमें यूज करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, मतलब अल्फा बीटा दोनों में कॉमन है तो हम अल्फा और एक बीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है तो एक अल्फा बचेगा, बीटा एक ही है तो यहाँ पे चला गया है कॉमन में। उसके बाद में बीटा यहाँ पे स्क्वायर है तो बीटा 2 है तो एक बीटा बचेगा, और एक अल्फा है तो अल्फा यहाँ पे चला गया है कॉमन में। अब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है 5/2, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, अल्फा इंटू बीटा 5/2 यहाँ पे दिया हुआ है ना, अच्छा ये सेम है। ठीक, 5/2 अल्फा इंटू बीटा बराबर में 5/2, तो ये 5/2 हो गया। फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3/2, तो मल्टीप्लाई में 3/2, तो ये हो गया 15 अपॉन में 4। तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई, ये 15 अपॉन में 4, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी 2-2 नंबर में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जम के पढ़ो, जम के पेपर में अच्छे से करना है एकदम।